टीवी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ। जो है इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर जोधपुर से सामने आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के इस पराक्रमी अभियान ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। पाकिस्तान की हरकतों का सेना ने बहुत ही सटीक जवाब दिया है। शेखावत ने कहा कि देश भर में तिरंगा यात्राएं इसी सम्मान का प्रतीक है और वे खुद भी सैनिकों के सम्मान में इसमें शामिल होने ही जोधपुर पहुंचे हैं। की दर्दनाक घटना के बाद में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश कि इस दुर्दांत आतंककारी घटना के पीछे खड़े हर व्यक्ति को कल्पनातीत सजा मिलेगी और फिर भारत की पराक्रमी सेना द्वारा किया गया ऑपरेशन सिंदूर निश्चित रूप से देश के 140 करोड़ लोगों का सीना गर्व के साथ में ऊंचा हुआ, मस्तक ऊंचा हुआ है और देश के सभी लोगों ने जाति, भाषा, वर्ग और क्षेत्र अपनी राजनीतिक मान्यताओं और प्रतिबद्धताओं इन सब से ऊपर उठकर के देश की सेना के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। 6 और 7 के मध्य रात्रि के बीच हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत की सीमाओं पर हमला करने का प्रयास किया और जिस तरह से सटीक जवाब देश की सीमा पर रक्षा में खड़ी देश की सेना के तीनों विंग्स ने दिया कि पाकिस्तान को एक बार फिर मजबूर होकर के समझौता करने के लिए, सीजफायर करने के लिए डीजीएमओ के स्तर पर आग्रह करना पड़ा। निश्चित रूप से इस सारे घटनाक्रम में ऐसे सारे लोग, विश्व भर में ऐसे सारे लोग जो 2014 से पहले की परिस्थितियों के चलते हुए भारत को एक कमजोर देश मानते थे, उन्होंने भारत की सैन्य क्षमता और भारत के सैन्य बढ़ते आगे हैदराबाद से बड़ी खबर आपको बताते चले। चार मीनार के पास बिल्डिंग में आग और अब इसमें अपडेट सामने आई। अभी तक 17 लोगों की मौत और 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है हैदराबाद से। ये बड़ी खबर आपको बताते चले। चार मीनार के पास सुबह बिल्डिंग में आग लगी है और अब ये अपडेट सामने आ रही है। बताया जा रहा है अब तक 17 लोगों की मौत हुई है। वहीं इस आग की चपेट में 10 लोग घायल भी हुए हैं, इनमें बच्चे भी शामिल है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने आ रही है हैदराबाद से। चार मीनार के पास बिल्डिंग में आग लगी और सुबह ये बिल्डिंग में आग लगी है, जिसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई और तमाम जो गाड़ियां हैं फायर ब्रिगेड की मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। तो शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है कि आग किस वजह से लगी है, लेकिन अभी तक बात करें मौत के आंकड़े की तो 17 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 10 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। और विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति तेजी से बदल रही है। जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी आप सबकी आवाज यानी कि आशा का विलय प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में कर दिया है। रविवार को राजधानी पटना में आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल हुए और इस मौके पर आरसीपी सिंह ने कहा कि आज रविवार है और सूर्य भगवान का दिन है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी पार्टी का विलय करूंगा, लेकिन यह हो गया और यह ईश्वर का आशीर्वाद है। आरसीपी सिंह ने कहा कि वे पिछले 2 सालों से बिहार में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अब एक नई लड़ाई के लिए तैयार है। महागठबंधन की सरकार के वक्त जैसी मेहनत की गई थी, अब फिर वैसी मेहनत होगी, लेकिन इस बार खुद के लिए। बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र में शिवसेना के द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया और इस रैली में मंत्री योगेश रामदास कदम ने हिस्सा लिया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हमारे बहादुर सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और समर्थन जताने का एक सशक्त माध्यम है। और इस रैली में शिवसेना के नेताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में आम जनता भी शामिल हुई और जो कि ये दर्शाता है कि देशभक्ति केवल नेताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि
हर भारतवासी के दिल में बसती है। उन्होंने आगे कहा कि यह तिरंगा रैली न केवल राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि जब बात देश की सुरक्षा और सम्मान की होती है तो पूरा समाज, पूरा देश एकजुट होकर खड़ा होता है। रैली के दौरान लोगों में भारी उत्साह भी देखा गया और भारत माता की जय के नारों से पूरा माहौल देशभक्ति से ओतप्रोत होता हुआ नजर आया। आज शिवसेना के माध्यम से तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है, पर आज सड़कों पे शिवसैनिक नहीं, आम नागरिक भी हमारे साथ है। बिकॉज आज आम नागरिक, ये हमारे जो सैन्य बल है, उनका जोश बढ़ाने के लिए आज शिवसेना पक्ष की तरफ से और महायुति की तरफ से आज तिरंगा रैली का आयोजित किया गया है। और एक पाकिस्तान, तुर्किस्तान और अजरबैजान ऐसे जो गद्दार देश है, जिन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है, जिन्होंने बारंबार हमारे साथ गद्दारी करते जाते हैं, उनको एक करारा जवाब जो हमारे सैन्य दल ने दिया है। और हमारे मोदी साहब के नेतृत्व में, हमारे अमित शाह साहब के नेतृत्व में, और जैसे आपने देखा रहेगा हमारे शिंदे साहब ये खुद पहलगाम गए थे लोगों को वापस लाने के लिए, तो उन सब के सपोर्ट में पूरा देश उनके साथ है। उसके लिए हमने आज ये तिरंगा रैली का आयोजन किया है। और जैसे बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने भरूच में वर्षा जल संचयन अभियान का शुभारंभ करते हुए जल संरक्षण के महत्व पर जोर डाला है और उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों का संरक्षण बेहद आवश्यक है और इस दिशा में समाज के हर वर्ग को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने 600 टीपीडी यानी कि बात करें तो टन प्रतिदिन क्षमता वाली सौर ग्लास परियोजना का शिलान्यास भी किया, जो कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये परियोजना न केवल स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन में सहायक होगी, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगी। सी.आर. पाटिल ने बताया कि सरकार सतत विकास और पर्यावरण संतुलन को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे जल संचयन जैसे प्रयासों में सहयोग करें, जिससे भविष्य को सुरक्षित और हरित बनाया जा सके। आगे, तेलंगाना में भी भीषण आग की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और इस हादसे में कई लोगों की जानें भी गई हैं और कई अन्य लोग घायल हुए। और इस त्रासदी पर प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ की ओर से भी गहरा शोक जताया गया। पीएमओ ने कहा कि जिन लोगों ने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। सरकार ने राज्य प्रशासन को आवश्यकता सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं ताकि पीड़ितों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। और यह घटना बेहद दुखद है और पूरा देश इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ है। तो पीएमओ की तरफ से ये ट्वीट कर जो पीड़ित परिवार हैं उनके लिए राहत का ऐलान किया गया है। जो मृतक है उनके परिजनों को 2 लाख रुपए और इसी के साथ जो घायल है उनको 50,000 रुपए की राशि जो है वो देने का ऐलान किया गया है। बढ़ते आगे, जनता दल सेक्युलर के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। इस पावन अवसर पर उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर से देश की सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की है। मंदिर परिसर में पुजारियों के द्वारा उन्हें विधिपूर्वक पूजा करवाई गई प्रसाद भी भेंट किया गया। गौरतलब है कि एच.डी. देवगौड़ा का जन्मदिन भी है और जिसे उन्होंने आध्यात्मिक वातावरण में मनाया। इस अवसर पर उनके समर्थकों और पार्टी कार्यालयों और कार्यकर्ताओं की बात करें, वहां भी उन्हें शुभकामनाएं दी गई और दीर्घायु होने की कामना की। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अधिकारियों ने उनका मंदिर में गर्मजोशी से स्वागत किया। पूर्व प्रधानमंत्री का यह आध्यात्मिक दौरा सादगी और भक्ति से परिपूर्ण रहा और उनके दर्शन से मंदिर में पूरे परिसर की बात करें तो वहां भी श्रद्धालुओं में भी खास उत्साह देखने को मिला। बढ़ते आगे, नागपुर में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के अद्वितीय साहस और पराक्रम की सराहना करते हुए कहा है
कि देश की जनता पूरी मजबूती से सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया है कि हमारी सेना किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है। हम सब उनके साहस को सलाम करते हैं। फडणवीस ने आगे कहा कि तिरंगा यात्रा का आयोजन केवल शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे गांवों और पंचायत स्तर तक ले जाया जाएगा ताकि हर नागरिक राष्ट्रभक्ति से जुड़ सके। उन्होंने बताया कि जिस तरह जनता ने इस यात्रा में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया है वह बेहद प्रेरणादायक है और यह अभियान राष्ट्रीय एकता और सम्मान को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम बनता जा रहा है। सरकार का उद्देश्य हर कोने तक तिरंगे का संदेश पहुंचाना है। हम सभी जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से भारत की सेना ने बहादुरी दिखाई है, पूरे देश में जनता भारत के सेना के साथ खड़ी है, देश के प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ खड़ी है। और यहां पर भी हम लोगों ने यह तय किया कि केवल शहरों में नहीं तो पंचायतों में भी तिरंगा यात्रा निकलेगी। पंचायत के लोग भी सेना को धन्यवाद देना चाहते हैं, इसलिए इस खापरखेड़ा की पंचायत में हम लोगों ने ये यात्रा निकाली और जिस प्रकार से आम लोगों ने इसमें सहभागिता ली, जिस प्रकार से उन्होंने उत्साह दिखाया, इससे हम भी अभिभूत हैं। बहुत अच्छा एक नियोजन ये रहा है और हमारे सेना के प्रति और हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का प्रेम और लोगों का सम्मान हम सभी जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में बढ़ते आगे, महाराष्ट्र के सोलापुर से दर्दनाक खबर सामने आई है। फैक्ट्री में भीषण आग लग गई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 4 अन्य लोग अभी भी अंदर फंसे हुए बताए जा रहे हैं। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद और आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई है। राहत बचाव अभियान भी इसको लेकर तेज कर दिया है। यानी कि हम देखें, गर्मी शुरू होते ही लगातार अलग अलग शहरों से जो है आग लगने की सूचना मिल रही है और एक बार फिर लोग गर्मी और आग की चपेट में झुलसते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, तेलंगाना में जीएसटी दिवस 2025 को खास अंदाज में मनाया गया। हैदराबाद में सीजीएसटी और सीमा शुल्क विभाग ने फिट इंडिया अभियान के तहत नेकलेस रोड पर साइकिल मैराथन का आयोजन किया। पीवी ज्ञान भूमि से शुरू हुई इस पहल में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उद्देश्य इसका साफ था, स्वास्थ्य और कर जागरूकता को एक साथ बढ़ावा देना। तो हैदराबाद में जीएसटी दिवस समारोह का आयोजन और बड़ी संख्या में इसमें लोग शामिल हुए हैं। बढ़ते हैं आगे, दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में शनिवार की शाम एक बड़ा हादसा हो गया। एक निर्माणाधीन इमारत ढहने से 3 लोगों की जान चली गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हादसे पर दुख जताया है और जांच के आदेश भी दिए हैं। वहीं प्रशासन से रिपोर्ट तलब की गई है। तो दिल्ली में बिल्डिंग हादसा हुआ और इस दौरान 3 लोगों की जान गई है और अब खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसका संज्ञान लिया है। साथ ही साथ प्रशासनिक कार्रवाई तेज करने को भी कहा गया है। बढ़ते आगे, राहुल गांधी के विदेश मंत्री एस जयशंकर पर उठाए सवालों के बीच अब डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल घई का बयान सामने आया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद संवाद की कोशिश की गई थी। सेना की इस प्रतिक्रिया को राजनीतिक हलकों में अहम माना जा रहा है क्योंकि राहुल ने विदेश नीति पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। डीजीएमओ की टिप्पणी से सब पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। तो आपको बताते चले, एस जयशंकर को लेकर राहुल गांधी ने पहले ही सवाल उठाए थे और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन अब राहुल गांधी के बयान पर सेना की प्रतिक्रिया सामने आ गई है, जिससे अब अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। बढ़ते आगे, बांग्लादेश से आयात को लेकर लगे प्रतिबंधों पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने तीखा बयान दिया और उन्होंने कहा कि जब हम पाकिस्तान पर शिकंजा कस सकते हैं तो बांग्लादेश क्या चीज है।
बांग्लादेश चारों ओर से भारत से घिरा हुआ है। हवा, पानी, व्यापार सब कुछ हमारे हाथ में है। घोष ने चेतावनी दी है कि अगर बांग्लादेश भारत के खिलाफ गया तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा और इस बयान के बाद राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। पाकिस्तान को हम टाइट कर सकते हैं, तुर्कस्तान के तुर्कों के टाइट कर सकते हैं। बांग्लादेश तो कौन है, चारों तरफ से घिरा है हमारी तरफ से। पानी से लेकर हवा तक हमारे हाथ में है, बिजनेस से लेकर सब कमर सब हमारे हाथ में है। तो उनको समझना चाहिए कि देश के विरोध, भारत का साथ विरोध करके कैसे जिंदा रह सकते हैं। तो हम वैसे ही हैं, भारत जिस प्रकार करता है बिना हाथ लगाए, पाकिस्तान को हम टाइट कर। और एक देश जो दुनिया में धर्म के नाम पर बनता है, टू स्टेट पॉलिसी को मानते हुए भारत से अलग हो जाता है। आज उसी देश में अपने ही धर्म के मानने वालों के खिलाफ उनका अत्याचार इतना बढ़ गया कि वह देश एक बार फिर से दो हिस्सों में बंटने की दहलीज पर आकर खड़ा हो गया है। जो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, वैसे तो पाकिस्तान ने अपने टाइम पर बड़े बड़े क्राइसिस देखे हैं। इकोनॉमी की बात कर ले, मिलिट्री रूल्स की बात कर ली, पॉलिटिकल ड्रामे की बात कर ले, हर चीज। लेकिन अभी ये जो टाइम चल रहा है, इसमें सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अब बात पाकिस्तान की सर्वाइवल तक आ पहुंची है। अभी हर तरफ बलूचिस्तान वाली ही बात चल रही है, क्योंकि बलूचिस्तान अपना अलग देश की मांग करने लगा है। तो सवाल ये आता है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि बलूचिस्तान अलग होना चाहता है। वो लगातार दुनिया के देशों को अपनी ओर खींचना चाहता है। और ये जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दरअसल बलूचिस्तान के लोगों का अलग देश की मांग अब अपनी चरम पर है। वहां के नेता से लेकर आम जनता तक इस बात को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं कि अब हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, पाकिस्तान के अन्याय को नहीं सहना है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। आखिर बलूचिस्तान के लोग ऐसा क्यों चाहते हैं? तो इसके पीछे भी कहानी है और उस कहानी का हिस्सा है शोषण, दर्द, अराजकता और अन्याय जो बलूचिस्तानियों के साथ लगातार किया गया है। बता दें कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की कई वजह हैं, जिनमें भेदभाव, गरीबी और संसाधन शोषण शामिल है। बलूच लोग का कहना है कि उन्हें पाकिस्तान में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, खासकर पंजाब क्षेत्र के लोगों से। इसके अलावा बलूचिस्तान में 70% से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है, जबकि यह क्षेत्र खनिज संपदा से भरपूर है, जिसका दोहन पाकिस्तान द्वारा किया जाता है। यह शोषण इतना बढ़ गया है कि लोग पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं और इस विरोध के दौर में भी पाकिस्तान द्वारा लगातार वहां की माताओं, बहनों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, युवाओं को गायब कर दिया जा रहा है। तो क्या सवाल उठना वाजिब नहीं हो जाता है कि आखिर कब तक बलूच लोगों पर अत्याचार होता रहेगा? इसलिए आज बलूचिस्तान ने अपनी आजादी का ऐलान करके ऐसी ताकत दिखाई है कि इस्लामाबाद की नींद उड़ गई है। आज वहां के लोग भारत और दुनिया के देशों से कह रहे हैं कि आओ और देखो बलूच लोगों की हालत। वो कह रहे हैं कि भारत आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस नापाक पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ गया है। लेकिन भारत जो अपनी सादगी के लिए दुनिया में जाना जाता है, जो यूएन के बनाए नियमों को मानता है, वह ऐसा करने से बच रहा है। लेकिन भारत को अपनी नीतियों में बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के समय यह देखा गया है कि जितने भी संस्थाएं शांति के नाम पर बनाए गए हैं, सबके सब बेकार हैं। जो अमेरिका और पश्चिमी देश चाहते हैं वही करता है, क्योंकि अमेरिका आतंक के पनाहगार पाकिस्तान का साथ दे देता है, सीरिया के आतंकी को देश का राष्ट्रपति कबूल कर लेता है, चाइना खुले तौर पर आतंक का साथ देता है और सभी संस्थाएं मौन धारण किए बैठी रहती हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के जनरल मुनीर ने कहा था कि तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA, etc., can take away Balochistan from us?
We have those brave fathers that who proudly shoulder the funeral of their sons and take them to the graves. Pakistan will not fall. And for as long as we have those brave mothers that who proudly sacrifice their sons for the sake of the country, Pakistan will not fall. इस पीड़ा ने, इस दर्द ने बलूचिस्तान को इस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आज वहाँ की महिलाओं को अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, आजादी के लिए लड़ना पड़ रहा है। दरअसल डॉक्टर महरंग बलोच की अगुवाई में महिलाओं और पुरुषों ने पाकिस्तान के आतंकवाद और अन्याय के खिलाफ डटकर मानवाधिकारों का झंडा मजबूती से थाम रखा है। आपकी जारियत नंगी हो चुकी है, आपकी जारियत, आपका जब नंगा हो चुका है। आप चाहे जितने बिलियन डॉलर खर्च करें, लेकिन वो खूनख्वारी जो आपने बलूचिस्तान के गली मोहल्लों में की उसको नहीं छुपा सकते। अरे इंतहा तो देखो जालिमो, आज बलोच माए आपसे, आप उनके वो प्यारे जो आपने मसख करके फेंक दिए, वो आपसे ये नहीं मांगते कि हमें इंसाफ दो, हमारे बच्चों के कातिलों को सजा दो। वो आपसे ये मांगते हैं कि शिनाख्त करके दो कि ये मेरा बेटा है या नहीं है। ये अलमिया है, सोचना चाहिए आपको कि आपकी औकात इतनी गिर चुकी है कि आज वो माँ भी आपसे इंसाफ नहीं मांग रही। बलूच आंदोलन अब सिर्फ एक क्षेत्रीय विरोध नहीं रह गया है, बल्कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संकट बन चुका है। बलूच कार्यकर्ता अमेरिका, यूरोप और भारत तक अपनी आवाज पहुंचा चुके हैं। बलूच की एक ही मांग है कि हमें आजादी चाहिए, पाकिस्तान से पूरी तरह अलग होकर। यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं, ये हक की लड़ाई है, इंसानियत की पुकार है। बलूचिस्तान की आवाज अब दबी नहीं रहेगी और दुनिया को इससे सुनना ही होगा। तो क्या पाकिस्तान का अगला बंटवारा अब दूर नहीं? क्या और बेहतर जीवन जीने के लिए इंसान के स्वास्थ्य का बेहतर होना न केवल जरूरी है, बल्कि समाज की समग्र प्रगति के लिए भी आवश्यक है। हालांकि कई सालों से स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की दिशा में चर्चाएं तो हो रही है, लेकिन आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति बेहद बेहतर नहीं होकर आई है सामने। कई दफा सवाल भी उठते हैं कि आखिर क्यों सरकार स्वास्थ्य को सेवाओं को बेहतर नहीं बना पा रही है, जब विकास के क्षेत्र में हम इतने आगे बढ़ चुके हैं। क्या स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना इतना कठिन है? इसका उत्तर शायद नहीं है, क्योंकि अगर इरादा मजबूत हो तो किसी भी समस्या का समाधान संभव हो सकता है। और इसी सोच के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल का दौरा किया और उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने बेहतर सुविधा देने का वादा भी किया। आखिर क्या कुछ हुआ इस दौरान, देखते हैं यह खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टाफ के अलावा मरीजों के साथ बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। सीएम ने भरोसा दिलाया कि जो भी समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से भी बातचीत की, जिसमें उन्होंने इस हॉस्पिटल को लेकर उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानकारी दी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल इस क्षेत्र का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जहां मरीजों का दबाव अधिक रहता है। इसके आसपास ऐसा कोई दूसरा बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए दूसरी बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा कराने का फैसला लिया गया है। संजय गांधी हॉस्पिटल इस क्षेत्र का वो हॉस्पिटल है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। आसपास के एरिया में और कोई भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा बहुतायत रहती है कि लगभग 2700 पेशेंट्स का ओपीडी रोजाना होता है। इतने सारे डिलीवरी केसेस यहाँ होते हैं और बेड्स की लगातार कमी है। नई बिल्डिंग जो यहाँ पे बनना शुरू हुई थी वो भी आधी अधूरी हालत में सालों से पड़ी हुई है। आज हमने उस बिल्डिंग का पूरा रिव्यू किया है, उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की दिशा में अपनी टाइम लिमिट्स दी हैं और तुरंत ये बिल्डिंग पूरी हो इसके लिए जो भी बजट सेंक्शन चाहिए, जो पहले जितने का था ये 362 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट था और उसमें अब जो भी रिक्वायरमेंट हो रहा है सरकार अपनी ओर से उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेगी। तुरंत इसको शुरू करना, इसमें पार्किंग एरिया को डेवलप करना, आनन फानन में जो पिछले
पिछली सरकार के समय काम को आधा अधूरा छोड़ दिया गया, अब वर्तमान की सरकार उसे पूरा करेगी। और पूरी तरीके से मेरी ये हिदायत है कि किसी भी हॉस्पिटल में दवाइयों की कमी नहीं रहनी चाहिए। पहले तो एक एमएस के पास 4 अस्पताल थे, अब हमने एक हॉस्पिटल के साथ में एक एमएस की ड्यूटी लगाई है जो पूरी तरीके से उसको लुक आफ्टर करेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अस्पताल में उपलब्ध बेड को लेकर भी बयान दिया और कहा कि इस हॉस्पिटल में बेड की संख्या भी कम है। दिल्ली के अस्पतालों में दवाओं की कमी भी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को अस्पताल में बेहतरीन सुविधाएं मिले, इसके लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। तो साफ जाहिर है कि अगर नियत और इरादा मजबूत हो तो किसी भी समस्या का समाधान मुमकिन है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये निरीक्षण सिर्फ एक दौरा नहीं बल्कि एक संदेश है कि अब समय आ गया है जब स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मरीजों को बेहतर सुविधा मिलना उनका अधिकार है और इससे सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी। अब देखना ये होगा कि सीएम के निर्देशों का। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।